अर्ध सत्य। वक्त बदलता है तो दिन कैसे आ जाते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इसकी ताज़ा मिसाल है। देश में कुछ एक हफ्तों के भीतर आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन यूं भड़का कि हालात हिंसक और बेकाबू हो गए और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, सत्ता गंवानी पड़ी। वे भारत आ गईं। भारत ने भी अपना नैतिक दायित्व निभाया। उनको हिंडन एयरबेस पर पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लेकिन अब मामला यह है कि शेख हसीना चाहती हैं कि वे भारत में ही रहें और भारत के सामने संकट ये है कि उनको अगर शरण दे दी तो बांग्लादेश में उनके विरोध में जो अब सरकार खड़ी हो रही है वह दोनों देशों के बीच का संबंध खराब कर देगी। दरअसल शेख हसीना ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लेकिन वहां से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और उसके बाद जिस भी देश में वो अपनी जगह चाहती हैं शायद वहां से भी अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। सोचिए, 2 रोज पहले एक महिला पिछले 15 साल से एक देश पर राज कर रही थी और आज दुनिया में उनके लिए जगह नहीं है। बहरहाल भारत सरकार ने शेख हसीना को कहा है कि आप मेहमान हैं और आपके सम्मान सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अब अपना आगे का प्लान आप जरूर बना लीजिए। सोमवार को जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी, तभी उन्होंने भारत सरकार का स्टैंड बतला दिया था। उधर बांग्लादेश में तख्तापलट हिंसा के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश की हैं और अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसी की गवाहियां हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब हमले का निशाना बन रहे हैं। वहाँ के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कई जगहों पर हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें अब भी सामने आ रही हैं। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर भी हमले किए हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया रिहा हो चुकी हैं। बांग्लादेश में और क्या हो रहा है, वहां सरकार बनाने की क्या कवायद चल रही है, जो हिंसा शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर गई, क्या उसके पीछे कुछ और ताकतें थी, खास करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI? यह सब जानने से पहले भारत में बांग्लादेश को लेकर के आज क्या हुआ, यह बताना जरूरी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और ये चिंता की बात है। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. बांग्लादेश में इस समय हालात बेहद खराब हैं। उपद्रवी सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इस बीच भारत ने शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर के अहम भूमिका निभाई। शेख हसीना के मुश्किल वक्त में भारत ढाल की तरह खड़ा रहा। देश छोड़ने से हिंडन एयरबेस पर लैंड करने तक वो जो 45 मिनट रहे बेहद अहम रहे और भारत ने इस बात की गारंटी रखी कि शेख हसीना के उस विमान को जो हिंदुस्तान में पनाह लेने के शरण लेने के लिए आ रहा है उसको खरोंच तक नहीं आए। जैसे ही शेख हसीना देश छोड़कर भारत की ओर बढ़ी, उसी वक्त हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 5 अगस्त की शाम को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक उनकी सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित की। हसीना ने कॉल साइन AJAX के साथ C-130J इस विमान में भारत के लिए उड़ान भरी, जिसे लगभग 3 बजे कम ऊंचाई पर भारतीय सीमा के पास उड़ते हुए देखा गया। भारतीय रडार ने विमान पर कड़ी नजर रखी क्योंकि विमान भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश कर रहा था और कोलकाता के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को पहले से ही पता था कि विमान में कौन है, लिहाजा जो जरूरी बंदोबस्त थे वो किए जा चुके थे।
इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी आपात से निपटने के लिए 2 राफेल लड़ाकू विमानों को भी एक्टिव कर रखा था। सुरक्षा बंदोबस्त जमीन से लेकर हवा तक ऐसे थे कि शेख हसीना के विमान को किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। भारत ने बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर से विमान की निगरानी शुरू कर दी, जो दिल्ली की तरफ आ रहा था। विमान 4 बजे के आसपास पटना के ऊपर से गुजरा। इधर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल टॉप अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और हर पल की जानकारी उन तक पहुंच रही थी। फ्लाइट को शाम 5:45 पर हिंडन एयरबेस पर सुरक्षित लैंड करवाया गया और फिर पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से एनएस डोभाल मिले, उनका स्वागत किया और उसके बाद उनको सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। मेहमान हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा भारत का जिम्मा है और ये हमारा नैतिक दायित्व है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 5 किरदार सामने आए हैं। अभी हिंडन एयरबेस पर क्या चल रहा है, बांग्लादेश से लगी सीमा पर क्या चल रहा है, हमारे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को जानने वाले जानकार क्या कहते हैं, इस चर्चा में आने से पहले मैं उन 5 किरदारों को जो बांग्लादेश में आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली हैं खालिदा जिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की नेता रही हैं। बहुत लंबे समय से गिरफ्तार नज़रबंद हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश के भीतर जो भी सरकार बनने वाली है, उस सरकार का चेहरा खालिदा जिया होंगी, ये माना जा रहा है। दूसरा चेहरा मोहम्मद यूनुस। खालिदा जिया के साथ एक और बात है कि जो कट्टरपंथी धड़े हैं बांग्लादेश के, वो उनकी पार्टी का समर्थन करते हैं। दूसरे किरदार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अगली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री या सलाहकार बन सकते हैं और पिछले कई दिनों से मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके मुताबिक हिंदुस्तान ने अपने यहाँ लोकतंत्र को बहुत मजबूत कर दिया, वो दुनिया में मिसाल है, लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश में लोकतंत्र को नुकसान हो रहा था, आग लगी पड़ी थी, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं उसके घर का आंतरिक मामला है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही था। अगर वहाँ के छात्रों का प्रदर्शन है, वहाँ के छात्र वहाँ के पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आकर के खड़ा होते हैं, वो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए आग बबूला है, टकराव शुरू होता है, उसमें भारत की दखलंदाजी कैसे हो सकती है? दुनिया के किसी भी देश ने क्या दखलंदाजी की? तो इसलिए मोहम्मद यूनुस का जो बयान है वो सरासर गलत है। तीसरे किरदार हैं बांग्लादेश के सेना प्रमुख आर्मी चीफ वकारुज्जमान। शेख हसीना के भारत छोड़ने के बाद सेना ने देश की कमान उन्हीं के हाथ में दे रखी है, उन्हीं के पास है। उनका दावा है कि जल्द ही अंतिम सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि सेना के पास ही आज की तारीख में सारी ताकत है और सारी कमान है, इसलिए वही कह सकती है कि सरकार बनाई जाएगी और वकारुज्जमान यही कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार बनेगी। वकारुज्जमान शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़कर के आई हैं, उनकी चचेरी बहन के दामाद हैं, लिहाजा उनका एक अपना संबंध शेख हसीना के साथ है और उन्होंने जब हालात बिगड़ने लगे और ख़तरनाक हो चले थे, उनको लग गया कि अब शेख हसीना के घर पर हमला होगा, उनकी जान पर बन सकती है, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अब यहाँ से निकल जाइए, इस्तीफ़ा दे दीजिए। उन्होंने चौपर का इंतज़ाम किया, उन्होंने विमान का इंतज़ाम करवाया, उन्होंने भारत जाने की सलाह दी और यहाँ जो बंदोबस्त थे करवाए होंगे, क्योंकि उनका अपना एक निजी रिश्ता शेख हसीना के साथ रहा है। वो बांग्लादेश में सेना के प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं। चौथे किरदार हैं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। शेख हसीना के भाग जाने के बाद अंतरिम सरकार बनाने में बड़ी भूमिका इनकी है। सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद दिख रहे हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश भी दिया था शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के फौरन बाद। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए जितने भी छात्र हैं उनकी रिहाई का भी आदेश दे रखा है। और
पांचवा जो किरदार है बांग्लादेश में आज की तारीख में, वो हैं छात्र नेता नाहिद इस्लाम। इस बार जो आंदोलन हुआ उसमें कोई चेहरा जो सबसे ज़्यादा चमका, जिसकी पूछ परख बढ़ी और समूचा बांग्लादेश उसको जानने लगा, वो नाहिद हैं। फिलहाल ढाका विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही नाहिद को मानवाधिकार एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। नाहिद छात्र संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं और नाहिद ने ही आरक्षण के मसले पर हसीना सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अंतरिम सरकार बनाने के लिए नाहिद लगातार अपनी शर्तें थोप रहे हैं। तो ये आज की तारीख में 5 किरदार हैं जो बांग्लादेश में अब आगे जो सत्ता चलेगी या सत्ता का समीकरण बनेगा, उसकी जो तस्वीर निकलेगी उसमें इनकी भूमिका होगी। अब सवाल ये है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, क्या वो स्वतःस्फूर्त था? छात्र आंदोलन लगातार उग्र होता चला गया, हिंसक होता चला गया, बेकाबू हो गया और तख्ता पलट शेख हसीना का हो गया, या फिर इसके पीछे कोई गहरी बड़ी साजिश रही है? चीन, पाकिस्तान, अमेरिका? सवाल बड़ा है, लेकिन सबूत हैं, सुराग हैं और यह साबित करने के लिए काफ़ी फैक्ट्स हैं कि यह सिर्फ छात्र आंदोलन का नतीजा नहीं था जो बांग्लादेश में आज की तारीख में हालात हैं। इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश रही है। उस पर आने से पहले मैं अपने तीनों मेहमानों के साथ आपको जोड़ता हूं। आदित्य जो हमारे सहयोगी हैं, आदित्य हिंडन एयरवेज से हैं। रौनिक दत्ता, रौनिक बांग्लादेश और भारत का जो सरहदी इलाका है, बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में, वहाँ खड़े हैं। और महेश सचदेव साहब हैं, आप फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। महेश जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये जो बांग्लादेश के भीतर अब पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी दूसरे एलिमेंट्स खड़ा हो रहे हैं, एक नई सरकार बनेगी, उसकी तस्वीर साफ दिख रही है। वो जमात इस्लामी है, वो बीएनपी है और उस तरह की बाकी पार्टियां हैं। ये सरकार हिंदुस्तान के लिए मुसीबत हो सकती है। जी, आपका प्रश्न पूरा हुआ या अभी जी, मुझे पूरा कुछ और पूरा हुआ, करना? पूरा हुआ। जी, संभावना ये है, पर इसके विरुद्ध भी कई साक्ष्य हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर, और किसी को भी इस बारे में शंका नहीं होनी चाहिए कि जहाँ ऐसे तत्व हैं जो कि भारत विरोधी हैं, पर ऐसे तत्व भी हैं जिनको कि भारत से मैत्री की आकांक्षा है और जिनसे मैत्री करके भारत और बांग्लादेश के लोगों को फायदा होता है, ऐसा विश्वास है। मैं जिक्र करना चाहूँगा जो गारमेंट सेक्टर है, जो सबसे बड़ा है जी, बांग्लादेश में, वो भारत पे निर्भर है। सूत के लिए भारत पे निर्भर है, रुई के लिए और चीज़ों के लिए, और निवेश तक के लिए भारत पर निर्भर है। दूसरी ओर जहाँ तक बिजली की सप्लाई है, जहाँ तक जूट का व्यापार है, जहाँ तक मंडी है वहाँ के उत्पादों की भारत में, तो ऐसा तबका है बांग्लादेश में जिसको कि भारत से फायदा है। और वो ऐसा तबका कोई छोटा मोटा तबका नहीं है। ऐसा जब ठंडे दिन, जब वातावरण ठंडा हो जाएगा, जी, जब धूल नीचे बैठेगी, तो ये इन लोगों को भी कहने का मौका मिलेगा। और कोई भी राजनयिज्ञ या कोई भी सैनिक अधिकारी इस बात को झुठला नहीं सकता कि 2200 किलोमीटर लंबी जो सीमा है सीमा रेखा है। बांग्लादेश की, जी, वो सारी की सारी, तकरीबन सारी की सारी भारत के साथ। जी। और मेरा अलग सवाल अलग समय पर, जी,
मेरा सवाल इसलिए भी था कि आज की तारीख में बांग्लादेश में शेख हसीना के बाहर जाने का कारण ये है कि 30% आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो लोग बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का हिस्सा थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे। और आरोप ये था कि जब आप उनके बेटों को दे चुके हैं तो ये पोते पर पोतों को देने की क्या ज़रूरत है। तो वो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हैं, अब जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग रही है, उस पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, एक सेंटिमेंट है कि अवामी लीग के लोग, शेख हसीना के लोग, इन लोगों ने नाजायज़ तरीके से आरक्षण का फ़ायदा उठाया और उनके खिलाफ एक मूड है। और माना यह जाता है कि शेख हसीना और अवामी लीग ये भारत के साथ बेहतर रिश्तों में रहने वाली पार्टी और सरकारें नहीं हैं, इसलिए इनका विरोध किया जाना चाहिए। वह विरोध कहीं भारत विरोध में तब्दील ना हो जाए। मैं आपके पास आता हूं यह जानने के लिए कि अभी क्या स्थिति इंडियन एयरबेस पर, और शेख हसीना कब तक रहेंगी भारत में, अभी क्या कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। आदित्य, आपके पास क्या जानकारी? जी, मैं अभी मौजूद हूँ इंडियन एयरबेस के पास में। आप ये पहले मैं यहाँ की स्थिति आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घनी आबादी है और यहाँ पर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी यहाँ ठहरा हुआ है। तो ये वो जगह है इंडियन एयरबेस अंदर में, यहाँ पर ही शेख हसीना जो है रुकी हुई हैं। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है और जो भी लोग यहाँ से अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी को वहाँ पर जो मेन पॉइंट है वहाँ पर रोक करके पूछा जा रहा है कि आप किस कारण से अंदर जा रहे हैं। उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है और कई ऐसे लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है क्योंकि उनके पास में सही कारण या कुछ ऐसी या जो अंदर से कन्फर्मेशन नहीं आ पाई है, उनको वापस भी भेजा जा रहा है। पूरे में एरिया आपको घुमा करके मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा इलाका है वो किस तरीके से घनी आबादी का इलाका है। ये मुख्य द्वार है, उसके बाद ये पूरा एरिया जो है ये गाजियाबाद का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर सख्ती बढ़ाने की वजह यही है कि लोगों की आवाजाही लगातार यहाँ बनी रहती है। आम जनमानस का आना जाना जो है वो कंटिन्यू बना रहता है, जिस वजह से यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि सख्ती बढ़ाई जाए। देखेंगे आपकी जो गाजियाबाद पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके वाहन जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो हर एक वाहनों पर निगरानी बनाए हुए हैं और जो संदिग्ध है उनको कोशिश में है कि रोक करके पूछताछ की जाए। हर 10 से 15 मिनट के ऊपर में यहाँ से एयरपोर्ट क्योंकि नज़दीक में है तो हर से 10-15 मिनट में जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर है वायुसेना का वो यहाँ से गुजर रहा है और क्योंकि अंदर वो शेख हसीना है और कुछ न कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ न कुछ बात हो रही है, कोई ना कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से बहुत सख्ती यहाँ पर जो है सो बढ़ाई गई है। अब इधर देखेंगे यहाँ पर स्पीड कम किया जा सके वाहनों का, इसलिए जो है बीच में सड़क पे बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि जो स्पीड है वाहनों को कम हो सके और कोई भी जो गाड़ी है वो आने जाने से पहले किसी तरीके से उन पर नजर बनाया जा सके। पूरा जो इलाका है ये इसी तरीके का सख्ती, यहाँ पर बड़ी बड़ी वाहनों का आना जाना प्रतिबंध कर दिया गया है। जो छोटे वाहन है वहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो बदलाव हैं वो इंडियन एयरबेस के पास में किए गए हैं और साथ ही जो पुलिस की जो गश्त है वो भी बढ़ा दी गई है। जी आदित्य, जहाँ आप हैं इंडियन एयरबेस वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं, एयरफोर्स के दायरे में आता है, वो डिफेंस का इलाका है, इसलिए शेख हसीना को वहाँ रखा गया है जहाँ सुरक्षा सबसे चाक चौबंद मजबूत है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और पुलिस ने वहाँ आसपास आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी हुई है, जो आदित्य बता रहे हैं। आदित्य, सवाल ये है कि क्या शेख हसीना ने किसी और देश में जाने के लिए परमिशन ली है या कोशिश कर रही हैं या फिर वो भारत में ही रहना चाहती हैं? कितने दिनों तक भारत में रहेंगी? सरकार कह रही है कि आपके लिए जगह है लेकिन आप अपने लिए गुंजाइश किसी और देश में देख लीजिए, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप मेहमान के तौर पर रह सकती हैं। शेख हसीना का आगे का प्लान क्या है? जी, अभी तक जो है सिर्फ यूके को लेकर के बात सामने आई थी कि यूके से शेख हसीना ने मदद मांगी है, लेकिन वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाने की वजह से अभी उनको भारत में ही रुकना पड़ रहा है। 1972 के समय में क्योंकि यूके ने पहले ही मदद, उनके पिताजी जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मदद की पेशकश की थी। इसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे और इसी को लेकर के शेख हसीना ने भी उनसे मदद मांगी थी यूके से, लेकिन यूके से अभी तक ग्रीन जो सिग्नल है वो नहीं मिल पाया है क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ का जो रूल है वो इस तरीके के किसी को हेल्प देना वो रूल अलाउ नहीं कर रहा, इस वजह से हम उनको नहीं कर पाए। इधर अमेरिका ने पहले ही उनका जो आने जाने का जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया। इससे साफ है कि ब्रिटेन के अलावा भारत उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव स्टेट, राज्य, देश जो है वो बनकर के सामने आया है जो उनको मदद कर रहा है।
तो जब तक कि किसी और देश से कोई बातचीत नहीं हो जाती, क्योंकि एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो बांग्लादेश को लेकर के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो। जैसे चीन को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है। जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी तो वो एयरबेस बनाने को लेकर के, जमीन के विवाद को लेकर के वहाँ पे विरोध रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान लगभग एक तरीके की बात करते हैं, तो पाकिस्तान से भी उस तरीके की स्थिति, और शेख हसीना जो है पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनके पिताजी को वहाँ पर बहुत दिनों तक कैद करके रखा गया था और पूरा आंदोलन जो है वो उन्हीं के खिलाफ में था। तो भारत ही एक ऐसा देश बचता है जहाँ पर वो रह सकती हैं और शांति से रह सकती हैं। जिस तरीके से शुरुआत से ही भारत का उनके प्रति रवैया रहा है, हेल्पिंग जो नेचर रहा है, उस वजह से जो है वो यहाँ पर सेफ फील कर रही हैं। कल जब यहाँ वो आई थी तो NSA जो है अजीत डोभाल वो सीधे उनसे मिल करके आए थे और सारी चीज़ों का जायजा लिया था, सभी जो चीज़ें हैं उनके लेकर के बात डिस्कशन किया था। तो इससे साफ है कि जब तक कि कहीं और किसी देश में बातचीत नहीं हो जाती तब तक वो यही रहेंगी। भारत में लेकिन वो ये भी बनी बड़ा सवाल रहेंगी। उठता है कि जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, वो बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन के अगुआ थे और उनकी अगुवाई में ही पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग देश के तौर पर अस्तित्व में आया। उनको बंगबंधु कहा जाता है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहाँ के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1975 में उनकी हत्या कर दी गई, तख्ता पलट हो गया था। संयोग ऐसा था कि उस समय जर्मनी में शेख हसीना उनकी बहन रेहाना थी, इसलिए दोनों बहनें बच गईं, बाकी पूरा ख़ानदान मार डाला गया। शेख हसीना की वापसी 1981 में हुई, फिर उसके बाद वो राजनीति में आई और बाद में 1996 में वो प्रधानमंत्री बनी और वहाँ से उनका रास्ता चलता रहा। 2009 के बाद से लगातार वो 3 टर्म प्रधानमंत्री नहीं हैं। पिछले 15 साल से वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर हैं और इस साल जो चुनाव हुए थे, हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें भी उनकी जीत हुई थी। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है, उसने उन चुनावों का बहिष्कार किया था, कहते हुए कि धांधली के बूते शेख हसीना चुनाव नतीजों को अपने हक में करती हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ एक अंतरिम सरकार बनने जा रही है। शेख हसीना वहाँ से निकल चुके हैं, बांग्लादेश से भारत में आज की तारीख में हैं, लेकिन सरहद पर क्या स्थिति है यह बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का। रौनिक दत्ता हमारे सहयोगी वहाँ हैं। रौनिक, अभी भी चौकसी है, अभी भी आवाजाही पर पाबंदी है, अभी भी वहाँ सन्नाटा है या कुछ बदलाव दिख रहा है? रौनिक, आपको मेरी आवाज आई? रौनिक का कनेक्शन फ़ोन का मुझे लगता है कट गया है। मैं आता हूँ, लेकिन चर्चा फिर करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कैसे चीन की दोस्ती बांग्लादेश के लिए भारी पड़ी। और चीन एक ऐसा देश है कि जिस किसी भी देश के साथ वो दोस्ती गांठता है और उसके घर में घुस जाता है, उसके बाद से वो वहाँ अपना पैर पसारने लगता है, कब्जा जमाने लगता है। शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में बेहतर काम करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश की जो तरक्की हुई है पिछले 10-15 वर्षों में, उसकी मिसाल दी जाती रही है। सरकार पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ने लगा था। बांग्लादेश मिडिल इकॉनमी वाला देश बनने लगा था। लेकिन चीन कतई नहीं चाहता है कि उसके पड़ोस में जो देश है वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके, और इस चाल को शेख हसीना समझ नहीं पाई। दरअसल भारत को चीन चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत चीन के जाल में लेकिन फंसा ही नहीं। जो फंसा वो बर्बादी के कगार पर आ गया। आज सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है। भारत के 6 ऐसे पड़ोसी देश जिन्होंने चीन का दामन थामा, वे बर्बाद हो गए। यह बर्बादी की तरफ जाते हुए से आपको दिखेंगे। चीन की दोस्ती में कितनी बर्बादी है, इस लिस्ट को देख करके आप समझ सकते हैं। इस साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना बेदखल हो गई। पिछले साल 2023 में पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरे, गदर हो गया। उसके पिछले साल यानी कि 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति के घर पर हमला हुआ और राजपक्षे को सरकार गंवानी पड़ी, वहाँ से भागना पड़ा और नई सरकार आई। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। 2008 में नेपाल की राजशाही खत्म हुई। चीन के जाल में आज मालदीव और भूटान भी हैं। बात यदि बांग्लादेश की करें तो इसकी बर्बादी के पीछे सिर्फ चीन ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी है और एक्टिव रहा है। आर्थिक तौर पर चीन ने बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाया जरूर धीरे धीरे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार के जो हालात रहे हैं, इन हालात में ISI को सक्रिय करके और वहाँ
हिंसक स्थितियां पैदा की, विस्फोटक और बेलगाम नतीजा ये कि शेख हसीना जो प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आई थीं, उनको देश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। चीन का जहां तक सवाल है, 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का दौरा किया था और अभी हाल ही में शेख हसीना दौरा करके आई 4 दिनों का, लेकिन 3 दिनों में लौट आई थी क्योंकि वो नाराज थी कि चीन जो कुछ भी कह रहा है, जो वादा किया हुआ है, उस वादे पर वो खरा नहीं उतर रहा है और चीन खरा उतरता ही नहीं है। वो नाराज होकर चली आई थी। दोनों देशों के बीच 27 अलग अलग तरह के समझौते हुए जब शी जिनपिंग आए थे। चीन ने वन बेल्ट वन रोड जो उसकी पॉलिसी है, BRI कहते हैं, उसके तहत 38 अरब डॉलर का बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया। कर्ज का आलम यह है कि बंगबंधु टनल और पद्म ब्रिज रेल लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए भी कर्ज दिया, जैसा पाकिस्तान में 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर चीन का, और बांग्लादेश में लोन 2% इंटरेस्ट रेट पर है और पाकिस्तान में 3.7। बांग्लादेश में जो 2% इंटरेस्ट है, इसका 20% इंटरेस्ट होने में समय नहीं लगेगा। कई उत्पादों पर 98% ड्यूटी फ्री कोटा देकर बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर अपने काबू में चीन कर चुका है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साउथ एशिया में बांग्लादेश चीनी निवेश पाने वाला पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश। वही बांग्लादेश की सेना को चीन शेप कर रहा है। मतलब बांग्लादेश में चीन का नेवल बेस तैयार हो रहा है। अब सवाल ये है कि जिस चीन ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया, 72 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने खुद बांग्लादेश के UN में सदस्यता पर वीटो लगा दिया, उसके झांसे में बांग्लादेश कैसे फंस गया? चीन नेपाल के रास्ते और कर्ज की जाल में फंसाकर बांग्लादेश को हड़पने की नीति पर काम कर रहा है। और अब जो सरकार बनने जा रही है, वो सरकार पूरी तरीके से चीन के हाथ की कठपुतली हो सकती है। वह अपने कर्ज की नीति के तहत हर छोटे या जरूरतमंद देश को मदद के बहाने अपने कब्जे में करता रहा है। अब मैं आपको रानिक के पास ले चलता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में। रानिक, मेरा सवाल ये था कि आप पिछले 3 दिनों से लगातार वहां बने हुए हैं, कुछ बदलाव हुआ? एकदम सर, मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि कल रात में भी इस जगह का ही तस्वीर हमने आपको दिखाया था। इस जगह में कल रात में जिस तरीके का माहौल था, ठीक बांग्लादेश बॉर्डर जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, इस जगह में आने का परमिशन भी नहीं मिल रहा था। हम लोगों को करीब 500 मीटर दूरी पर रुकना पड़ रहा था। मगर आज मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, उस जगह से करीब 50 मीटर की दूरी पे ही इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर, वो पेट्रोपोल बॉर्डर है। और ठीक इस पेट्रोपोल बॉर्डर के सामने ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से BSF की तरफ से तैनातगी दिया गया है। BSF का जो DG दिलजीत सिंह चौधरी, वो खुद आज इधर आए थे, खुद इधर आके विजिट किए थे। विजिट करने के बाद वो इधर का जो BSF जवान है, BSF का जो अधिकारी है, उन लोगों के साथ भी उनका मुलाकात हुआ, उनका बातचीत हुआ। मैं एक बार सर आपको एकदम साफ साफ दिखा रहा हूँ उसकी किस तरीके से BSF की तरफ से तैनातगी किया गया है, पूरा जो बॉर्डर लाइन इसको सिक्योर करने के लिए। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए सर, बांग्लादेश का जो तस्वीर कल रात में था, बांग्लादेश में जो सपोर्टर्स, उनके तरफ से जिस तरीके का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था, वो तस्वीर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मेरा कैमरा पर्सन अमित को बोलूंगा एक बार दिखाने के लिए। ठीक ये कल रात को भी हम लोग जो तस्वीर दिखाए थे उसमें दिखाया जा रहा था रेलिंग के उस तरफ जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। उस पार में बहुत सारे लोगों का भीड़ था, बहुत सारे लोग उधर आके जो सपोर्ट दिखा रहे थे, जो उनका सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशन का माहौल भी दिखाई दे रहा था। मगर आज जो तस्वीर है वो आज पूरा बांग्लादेश का जो माहौल है वो माहौल शांत है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ टाइम में बांग्लादेश का जो सपोर्टर्स वो आ रहे हैं, वो रैली में निकल रहे हैं। उस रैली इधर से गुजरने के टाइम में उनका जो सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ सेलिब्रेशन का माहौल जब जारी है उसी टाइम में बीएसएफ की तरफ से भी पूरा जो बॉर्डर लाइन है वो बॉर्डर लाइन को सिक्योर किया गया है। और बांग्लादेश का अगर बात किया जाए सर तो 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जब आर्मी की तरफ से बांग्लादेश को टेक ओवर किया गया है शेख हसीना का रेजिग्नेशन के बाद, उसी टाइम में आज का जो खबर है बांग्लादेश आर्मी के बीच में जो हायर लेवल ऑफिसर्स है वो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारे रिशफल हुआ है, जिसमें मेजर जनरल जियाउल हसन वो भी शामिल है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम वो भी शामिल है, उसके साथ साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान वो भी शामिल है। यानी पूरा जो आर्मी का जो स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर चेंज किया गया है बांग्लादेश में। और अभी का जो करीब 7:30 बजे से एक मीटिंग चालू हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट वो भी मौजूद है, उनके साथ तीनों आर्मी चीफ मौजूद है। और उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट फेडरेशन है, जिस स्टूडेंट की तरफ से ये आंदोलन संगठित किया गया था, वो स्टूडेंट भी इधर स्टूडेंट का 13 मेंबर इस मीटिंग में मौजूद है। और ये मीटिंग जिस जगह में ये गण भवन जिस जगह में प्रेसिडेंशियल हाउस है उस प्रेसिडेंशियल हाउस में ये मीटिंग चल रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट्स को होकर ढाका यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट का प्रोफेसर आसिफ नजरुल वो भी इधर मौजूद है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट का ये जो मूवमेंट चल रहा था, इस मूवमेंट का जो लीडर नाहिद इस्लाम वो भी खुद इधर मौजूद है। कुल मिलाकर ये जो इंटरिम सरकार गठन करने का बात बांग्लादेश में किया जा रहा है, उसको लेकर बांग्लादेश में ये छात्र लीग की तरफ से या छात्रों की तरफ से आज मीटिंग किया जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट आर्मी का तीनों का चीफ वो भी मौजूद है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो ये छात्र लोग, इन लोगों का 13 मेंबर भी मौजूद है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का एक तरफ स्थिति ठीक करने के लिए आर्मी की तरफ से या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से भी ये पूरा जो सिक्योरिटी टाइट किया जा रहा है। मैं अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं रौनिक की बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन तीनों सेनाओं के प्रमुख को लेकर के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को लेकर, छात्र संगठनों के नेताओं को लेकर के एक मीटिंग कर रहे हैं कि अंतरिम सरकार बनती है तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसकी तस्वीर कैसी होगी, बांग्लादेश की सरकार चले, वहाँ की सत्ता, वहाँ का प्रशासन आगे बढ़े, इसकी खातिर एक मीटिंग अभी चल रही है। लेकिन रौनिक, एक बड़ी जो बात है जो बांग्लादेश जा रही है कि बांग्लादेश में अवामी लीग के लोगों के घरों पर हमले, हिंदुओं के मोहल्लों पर हमले, मंदिरों के ऊपर हमले, ये लगातार हो रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की खबरें आ रही हैं। एकदम ही सर, बांग्लादेश से बहुत सारे खबर सामने आ रहा है, जिसमें बांग्लादेश का बहुत सारे न्यूज मीडिया की तरफ से जो खबर सामने ले आया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का 3-4 जगह, जिसमें सिलेट भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश का जशोर का नाम भी सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जगह का नाम सामने आ रहा है जिस जगह में इस तरीके का घटना घटा है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि कौन से जगह में ये पूरा घटना घटा है, बोला जा रहा है सातखीरा, बांग्लादेश का जो सातखीरा एरिया है उस सातखीरा एरिया में एक मंदिर को तोड़ा गया है। जशोर में एक काली टेम्पल था, उस काली टेम्पल को तोड़ा गया है। फेनी में एक दुर्गा मंदिर में आगजनी का घटना घटा है। खुलना में भी पूजा जो मंदिर है वो मंदिर में भी आगजनी का घटना घटा है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे आश्रम जो है, आश्रम को भी तोड़फोड़ का घटना घटा है, जिसमें इस्कॉन का जो मंदिर है वो इस्कॉन का मंदिर भी शामिल है, ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सिर्फ ये घटना नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे जगह का नाम सामने आ रहा है जिस जगह में इस तरीके का आगजनी का घटना, जिस तरीके का हिंसा का घटना बार बार से सामने आ रहा है। क्योंकि आज सुबह भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत में एंटर किए, उन लोगों के साथ हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का मेन जो जगह है, ढाका हो या ये जो जशोर का रोड हो या बांग्लादेश का मेन जो सिटी है, वो सिटी में नहीं, सिटी का आउटस्कर्ट में, बांग्लादेश के अंदर में जिस जगह में विलेज है उस जगह
में आवामी लीग का जो भी मेंबर्स है उनके घरों के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर, उन लोगों का नेता का जो ऑफिस है, दुकान है, होटल से उनके ऊपर हमला वहां किया भी जा रहा हमले हो है। रहे ये हैं। पूरा घटना में भारत के सर विदेश और एक मंत्री चीज जयशंकर ने आज संसद में इस बात पर चिंता जाहिर की कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके घरों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ हिंदुओं की आबादी 18% थी और आज 8% बच गई है। त्रिपुरा से लेकर के असम, पश्चिम बंगाल और बिहार तक लगभग 2200 किलोमीटर की एक रेखा है जिसको हम सीमा रेखा कहते हैं, बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत बांग्लादेश साझा करते हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं और बीएसएफ लगातार इस बात की कोशिश में है कि उसको बिल्कुल सील किया जाए, आवाजाही बंद हो। तो यातायात बंद है, ट्रकों की आवाजाही जो कारोबार के लिहाज से होती थी वो बंद है। ट्रेन बहुत पहले से जो कोलकाता ढाका चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। भारत के जो लोग थे बांग्लादेश में, बहुत लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन कुछ हैं जो अभी फंसे हुए हैं जिनको बीएसएफ जब बॉर्डर पहुंच जाते हैं तो बाहर निकालने की कोशिश करती है। मैं फिर से चलूँगा रौनक के पास और आदित्य और महेश सचदेवा साहब के पास भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ बांग्लादेश की पैदाइश नहीं है, वहाँ जो छात्र आंदोलन था उसके कारण नहीं है। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बहुत बड़ा रहा है। असली विलेन वही है। पाकिस्तान ने हिंसा भड़काने के लिए छात्र शिविर, जो जमात इस्लामी पार्टी है बांग्लादेश में, उसका स्टूडेंट्स विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, और इस संगठन का इस्तेमाल किया गया, इसको फ्रंट बनाया गया। ये छात्र शिविर संगठन बांग्लादेश में जमात इस्लामी का यूँ कहिए कि इस बार वो फ्रंट फेस था। जमात इस्लामी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की साठगांठ और मीटिंग्स आईएसआई के अधिकारियों के साथ, इसके सबूत हैं बांग्लादेश के अधिकारियों के पास। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में विद्रोह का रोड मैप लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर के बनाई गई। योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद बांग्लादेश में इसे अंजाम दिया गया। सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई के अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत भी मिले हैं, इस बात का दावा है। वहीं इस हिंसा को लेकर के अमेरिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जनवरी में हुए चुनाव को अमेरिका ने खारिज कर दिया था। 14 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने 2 छात्रों की मौत की झूठी खबर फैलाई थी। बाद में वेबसाइट से उसको हटा दिया गया था। इस खबर ने प्रदर्शन को और उग्र बनाया। बांग्लादेश में अमेरिका के जो राजदूत हैं पीटर डी हॉस, उन्होंने जमात इस्लामी के नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। अमेरिका की इन सभी गतिविधियों को भी इस हिंसा से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका वहाँ अपना बेस चाहता था। उसकी फ़ौज के लिए एक ज़मीन वहाँ हो बांग्लादेश में, इस खातिर अमेरिका का दबाव था शेख हसीना के ऊपर और वो मान नहीं रही थी। इसलिए अमेरिकी सरकार भी इस कोशिश में थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया जाए। और चूँकि खालिदा जिया, जमात इस्लामी और बाकी कट्टरपंथी संगठन और पार्टियां बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त हैं, आईएसआई के साथ उनकी साठगांठ है, इसलिए अगर शेख हसीना हट जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश एक तरीके से खुला इलाका हो जाएगा इस्तेमाल के लिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदुस्तान के दोनों तरफ के जो देश हैं, वो पाकिस्तान की आईएसआई के इस्तेमाल की खातिर काम आ सकते हैं। आदित्य, सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत हैं। 24 घंटे होने को आगे, उससे ज़्यादा हो गया शेख हसीना को आए हुए। भारत ने उनको कह भी दिया है कि आप जब तक चाहें रहें, लेकिन आप अपना अगला प्लान ज़रूर बना लें। शेख हसीना से मिलने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं क्या, जो बांग्लादेश के हैं, चूँकि हाई कमीशन का यहाँ है, बहुत सारे बांग्लादेश के कारोबारी यहाँ रहते हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, जिनका संबंध शेख हसीना से रहा है। जी आपको बताऊं, अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि भारत में रहने वाले जो
शेख हसीना के करीबी लोग हैं वो उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना या भारतीय जो सुरक्षा बल हैं वो चाहते ही नहीं है कि अभी किसी से मिलना जुलना उनका हो, क्योंकि बड़ी सुरक्षा चूक की मामला सामने आ पाएगा। जिस तरीके से गृह युद्ध छिड़ा उसमें किसी पे विश्वास करना जो है वो नहीं बन पा रहा है। इस वजह से अभी तक किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ भारतीय जो सेना है या भारतीय सैन्य अधिकारी जो है वो मिल रहे हैं, और एनएसए जो मिल करके गए थे वो मिले हैं। अभी इसके पहले कोई भी और अन्य जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पा रही है। सिर्फ ये जानकारी सूत्रों से मिल रहे हैं कि भारतीय सेना किसी से और अन्य व्यक्ति से शेख हसीना को नहीं मिलने देना चाह रहे हैं या किसी तरीके से कन्वर्सेशन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कौन सा व्यक्ति किस दिमाग से लेकर के अंदर मिलने जा रहा है, किस मानसिकता से लेकर जा रहा है। तो सिक्योरिटी को लेकर के पूरी तरीके से पुष्टि करना चाह रही है। शेख हसीना को लेकर के पूरे भारत सरकार जो है किसी तरीके से कोई चूक नहीं करना चाह रही है। इस वजह से अभी तक किसी के भी बाहर भारतीय सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति के मिलने की जो सूचना है वो नहीं आ पाई है। जी महेश जी, एक सरकार जो बांग्लादेश में होगी और ये आईएसआई जिस तरीके से वहाँ सक्रिय रही है, और बहुत सारे इनपुट्स हैं कि दुबई में, लंदन में आईएसआई के नेताओं की खालिदा जिया के बेटे के साथ मुलाकात हुई, मीटिंग्स हुई, और उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई। अब ये पाकिस्तान अगर दाखिल है उसमें, चीन दाखिल है उसमें, अमेरिका भी दाखिल है उसमें, तो ये जो नई सरकार होगी उसका नेचर कैरेक्टर क्या होगा? ये देखना होगा थोड़ी लंबी अवधि के लिए। अभी तुरंत ये फैसला करना कि नई सरकार एक तरह से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की पिट्ठू होगी, ऐसा करना एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाएगी। अगर भारत वहाँ से अपना हाथ खींच लेता है यही सोच के कि ये तो दूसरे पक्ष की तरफ चली गए, बीएनपी जो है वो भारत के विरुद्ध उनका थोड़ा रुख था, और ये अपने आप में एक पराजय की भावना होगी। इसका मैं समर्थन नहीं करता। मेरे विचार में बांग्लादेश, जैसा मैंने पहले भी कहा, बांग्लादेश और भारत के बीच में अटूट संबंध हैं, और कोई भी सरकार आए वो अपने सबसे बड़े पड़ोसी को इस तरह से नकार नहीं सकती, उसकी तरफ से पीठ नहीं कर दिखा सकती कि बस हम तो बाहर के लोगों के ही साथ रहेंगे। आपने मालदीव्स को देखा है, आपने श्रीलंका को देखा है, जो कुछ भी उन्होंने चीन के साथ चहलकदमी करने की कोशिश की वो अंततः भारत के ही गिरफ्त में वापस आए, भारत की ही धुरी पर उनका अस्तित्व जुटा है। तो बांग्लादेश कोई इसमें मैं नहीं सोचता कि एक एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। और अभी जरा धूल को नीचे आने दीजिए, लेट द डस्ट, फिर स्थितियां साफ होंगी। चूंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस पूरे इलाके में चीन के लिए कोई बड़ा खतरा है, और चीन को बराबरी का मुकाबला देने वाला देश है तो हिंदुस्तान है, और यह बात चीन की आंखों में बार बार खटकती रहती है। इसलिए वो कोशिश करता है कि जितने पड़ोसी देश हिंदुस्तान के, उनके संबंध हिंदुस्तान के साथ अच्छे ना रहें। नेपाल के भीतर दखलंदाजी बेइंतहा है, और वहाँ जो अब नई सरकार है केपी शर्मा ओली की, वो चीन परस्त है, कमोबेश आप मान कर चल सकते हैं। श्रीलंका में हम्बन टोटा का बंदरगाह चीन ने अपने नेवल इस्तेमाल के लिए लिया है, उसका नेवल बेस वहाँ तैयार हो गया है। मालदीव्स के कुछ द्वीप जो हैं वो चीन ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। पाकिस्तान में ग्वादर का एयरपोर्ट, ग्वादर का जो बंदरगाह है, वहाँ से लेकर के चीन के शिनजियांग तक वो चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर जो CPEC जिसको कहते हैं उसने बना रखा है। तो कुल मिलाकर के वो भारत के पड़ोसी देशों के भीतर अपना दखल बढ़ा करके भारत के रिश्ते खराब करने की साजिश लगातार रचता रहता है। और हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान को छोड़ दें तो रिश्तों को संतुलित और संयमित रखने और उनके साथ सहयोग का संबंध बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, और उसमें कामयाब रहा है। अभी जैसा महेश जी बता रहे थे कि मालदीव्स के साथ थोड़े दिनों के लिए रिश्ते तने ज़रूर, लेकिन भारत ने ज़रूरत के वक्त उसकी मदद करके और फिर उसका हाथ पकड़ लिया, थाम लिया। तो इस तरीके से भारत अपने पड़ोसियों को लेकर के चलता रहता है, और पड़ोसी बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ चले, क्योंकि वो एक ज़मीन होती है दूसरे देश को या दुश्मन को आ करके खड़ा होने और आपके साथ टकराव मोलने के लिए।
मैं फिर से बॉर्डर चलता हूँ रौनी के पास। रौनी कभी बता रहे थे कि सरहद के उस पार यानी बांग्लादेश की ज़मीन जहाँ है वहाँ बांग्लादेश के लोग आते थे और जश्न मनाते थे, यानी कि शेख हसीना के हटने से, उनके सत्ता से बेदखल होने से वहाँ के लोग खुश हैं। जो शेख हसीना की पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। समूचे बांग्लादेश में जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और ये छात्र संगठन, इन सबों का एक ऐसा लग रहा है कि एक तूती बोल रही है, एक इनका साम्राज्य चल रहा है। ये रौनिक, क्या ऐसा है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बाद भी शेख हसीना अलोकप्रिय हो गई थीं, या फिर जो आरोप उन पर लगता रहा कि यह जो जीत है दरअसल उन्होंने रिगिंग करके की है, इसलिए इसको जीत नहीं माना जा सकता है और इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की थी बीएनपी, उसने हिस्सा नहीं लिया था? कारण क्या है? लोकप्रियता घटी है, हालात बिगड़े हैं, या फिर उन्होंने बहुमत रिगिंग करके ली? एकदम ही देखिए सर, जो ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी का जो बांग्लादेश का सिचुएशन है वो 2 महीने पहले का अगर बात किया जाए, जब ये आंदोलन चालू हुआ था उस टाइम का, यानी जून महीने का 6 तारीख, जिस टाइम में इस आंदोलन चालू हुआ था, इस टाइम में कोटा मूवमेंट था। उसके बाद देखा गया कि शेख हसीना की तरफ से एक बयान दिया गया था, उस बयान को हथियार करते हुए ये मूवमेंट दूसरे रंग ले लिए, क्योंकि शेख हसीना की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें जो छात्रों है उनको रजाकार बोलकर संबोधित किए थे शेख हसीना। उसके बाद से शेख हसीना सरकार का और शेख हसीना का रेजिग्नेशन का मांग ये छात्रों की तरफ से किया जा रहा था। उसको लेकर ये जो मूवमेंट 2 महीने बाद शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ा। मगर इसमें सवाल आता है, सिर्फ क्या रजाकार बोलने से ही शेख हसीना के ऊपर गुस्सा थे, या ये जो सरकार, ये जो इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन में बहुमत लेना, इलेक्शन में जो जोर जबरदस्ती ये करना, इलेक्शन में एक तरफा काम करना, ये इस तरीके का घटना प्रभाव फैला था ये शेख हसीना का अगेंस्ट में ये मूवमेंट के ऊपर। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो 2-3 दिन पहले भी सर दिखा गया था कि जो मूवमेंट हो रहा था, वो मूवमेंट का जो स्लोगन में बार बार से किसी भी जगह ये रजाकार जो आवाज 1 महीने पहले यानी जुलाई महीने में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें ये जो रजाकार स्लोगन बार बार से उठ रहा था, वो रजाकार स्लोगन अगस्त महीने का ये जो रैली, ये जो प्रोटेस्ट में नहीं दिखा गया। ये प्रोटेस्ट दिखा गया डायरेक्टली शेख हसीना के अगेंस्ट में। शेख हसीना के अगेंस्ट में वो लोग हल्ला बोल दिए थे। ये हल्ला बोलने का जो तरीका वो कल भी दिखा गया था, कल सामने आया था वो तस्वीर से ही साफ होता है कि शेख हसीना के ऊपर सिर्फ एक बात, एक बयान के ऊपर भरोसा करते हुए ये इतना लंबा प्रोटेस्ट ये छात्रों की तरफ से नहीं किया गया। नहीं हो सकता है। ये जो रौनिक कह रहे हैं, इसको ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश में छात्रों का जो आंदोलन आरक्षण के खिलाफ हुआ था वो हिंसक नहीं था, वो विरोध प्रदर्शन जरूर था, लेकिन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। यानी कि बांग्लादेश में बीएनपी, जमात इस्लामी आईएसआई दोनों के संबंध है। आईएसआई, जमात इस्लामी का स्टूडेंट्स विंग जो छात्र शिविर है, और वो इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर के जाने लगा। जैसे ही छात्र शिविर ने कमान अपने हाथ में ली और पीछे से जमात इस्लामी, बीएनपी, आईएसआई यह सब आकर के मिल गए, तो हालात लगातार बिगड़ते चले गए। बांग्लादेश में 1 मिनट के भीतर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला क्या रहा है। वहां आरक्षण चलता रहा है और लगभग 56% आरक्षण रहा है नौकरियों में और पढ़ाई में, लेकिन विरोध होने लगा कि 56% आरक्षण क्यों है। 30% आरक्षण उन लोगों को है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, उनके नाते रिश्तेदारों के लिए। कहा यह गया कि वो 1971 की लड़ाई है, उनके बेटे बेटियों को आपने आरक्षण दिया, ठीक है, लेकिन पोते को परपोते को आप आरक्षण देंगे, यह ठीक नहीं है, इसलिए आरक्षण को ख़त्म किया जाना चाहिए। 2018 में शेख हसीना ने उस आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया कि ठीक है, देश में विरोध चल रहा है, लोगों को मंजूर नहीं है, तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इस साल जून में ढाका हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो आरक्षण ख़त्म किया गया था उसको फिर से बहाल किया जाए। इसके बाद विरोध तेज हुआ, उग्र होता चला गया, और मामला जब देखा गया कंट्रोल से बाहर होने लगा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो आरक्षण फिर से बहाल करने का हाई कोर्ट का फैसला है उस पर हम फिलहाल रोक लगाते हैं, हम उस पर विचार करेंगे, और आप कॉलेज जाइए, क्लास जाइए, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, करियर का मामला है। लेकिन यह प्रोटेस्ट रुका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 7% आरक्षण कर दिया।
वो 56% आरक्षण बहाल करने का जो फैसला था उसको 7% किया, 5% वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके घर वालों को, और 2% पिछड़े दलितों और कमज़ोर लोगों के लिए। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, वो लगातार उग्र होता चला गया, हिंसक होता चला गया, आपस से बाहर चला गया। और एक रजाकार शब्द जो शेख हसीना ने कहा था कि क्या यह जो आरक्षण है अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब गद्दार भी होता है। वैसे लोग जो बांग्लादेश की लड़ाई के समय पाकिस्तान का साथ दे रहे थे उनको रजाकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रजाकारों को नहीं मिलेगा, ये जो लड़े थे उनको मिलेगा। और इसके बाद आंदोलन और भड़कता चला गया। लेकिन यह बात रौनी की बिल्कुल सही है कि एक बयान से इस तरीके से हालात नहीं बिगड़ सकते हैं। खून खराबा ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग आपस से बाहर हो जाएं, मरने मारने पर तैयार हो जाएं। तो पीछे से आग थी, घी था और सब कुछ जो है वो दिया जा रहा था। उसमें अमेरिका का भी हाथ था, उसमें ISI पाकिस्तान जो खुफिया एजेंसी है उसका भी हाथ था। और जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की विरोधी पार्टियां हैं, BNP, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, उन्होंने यह पूरा मोर्चा संभाला, लड़ाई इन्होंने शुरू की। और फिर आज की तारीख में बांग्लादेश में तख्ता पलट है। तो ये स्थितियां हैं। हम आकर के वहाँ खड़े हैं जहाँ 15 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक महिला भारत में आकर के पनाह लिए हुए हैं और उनके लिए दुनिया में कोई जगह मिल नहीं रही है। और भारत कहता है कि आप अपने लिए कोई जगह देख लीजिए, जब तक आपको जगह नहीं मिलती है तब तक हम आपको जगह दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ सम्मान और सुरक्षा के साथ रहिए। हिंडन एयरबेस जहाँ वो ठहरी हुई हैं, गाज़ियाबाद, दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद एयरफोर्स का पूरा कैंपस है। वहाँ फाइटर जेट्स रहते हैं, वहाँ चॉपर रहते हैं, पूरी तैनाती रहती है, लड़ाई के बंदोबस्त हमेशा रेडी रहते हैं। और उस जगह पर शेख हसीना को रखा गया है। मैं आदित्य आपके पास आना चाहता हूँ। एक बार जो सुरक्षा बंदोबस्त है वहाँ कैसा है और आपने किस तरह से महसूस किया है, दर्शकों को बताइएगा। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि अब देर रात हो चुकी है। जब पहले हमने दिखाया था उससे ज़्यादा जो है आवाजाही लोगों की यहाँ कम कर दी। आप देखेंगे कि ये जो गेट है यहाँ से अब जो है अंदर बहुत कम वाहन जा रहे हैं और यहीं से उनको रोका जा रहा है और उनको जो है आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जो पुलिस है, दिल्ली गाजियाबाद की पुलिस जो है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर और जो लोगों से है पूछताछ कर रही है। और साथ ही ये बैरिकेटिंग्स जो हैं अभी पुलिस वाले इसको हटा के गए हैं, लेकिन फिर से जो है दोबारा लगाने की कोई और, क्योंकि पूरा रास्ता ये जो है बंद करना है, ऐसी सूचना जो है ये मिल रही है। अभी ये स्थिति है और अभी क्योंकि पूरा जो ये रास्ता होता है ये रात होते होते लोगों की आवाजाही यहाँ पर ज़्यादा होने लग जाती है। क्या, क्योंकि यहाँ मार्केट भी है, लोग सब्जी लेने के लिए स्थानीय जो लोग वो आते हैं और एक घनी आबादी यहाँ रहती है। उस सब को देखते हुए जो मेन गेट है ये पूरा का पूरा बंद कर दिया जाता है। और अब देखेंगे कि भीड़ कितनी कम हो गई है, क्योंकि अब अंदर प्रवेश करने के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब एक ही रास्ता, एक तरफ देखेंगे जो ये वाला रास्ता तो पहले ये भी चालू रहता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है और एक ही ये रास्ता जो है इसको शुरू किया गया है और यहीं से लोग आ जा सकते हैं। लेकिन आने जाने से पहले भी जो मेन गेट के आगे से निकलते हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों की संख्या जो है अंदर जाने वाली की वो संख्या जरूर कम हो गई है। ठीक है आदित्य, गश्त कर रही है पुलिस, ये सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। अभी खबर ये आ रही है कि मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के जनक माने जाते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव वहाँ के छात्र संगठनों ने रखा हुआ है। और अभी बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चल रही है। बहुत मुमकिन है कि मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश की होगी उसका बनाया जाए। अभी स्थितियां जस की तस हैं, उधर सरकार बनाने की तैयारी है। भारत सरकार की नज़र है बांग्लादेश की एक्टिविटी पर और शेख हसीना भारत में अभी हैं, अपने लिए कोई जगह तलाश रही हैं, टटोल रही हैं, कहीं से कोई सिग्नल अभी तक मिला नहीं है। अरसत में आज इतना ही। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले अपने तीनों मेहमानों का, खास करके महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपनी बात साझा करने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार।